हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो हमारा सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2022-23 में एग्जामिनेशन को स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी अपने एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं। बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसके ही क्वेश्चन पेपर को हम लेकर आ चुके हैं और सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। जिन भी बच्चों के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं, जो कि होंगे ही तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा उन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ओके, अब चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन दिस, और इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a cos n t प्लस b sin n t, देन इट्स टाइम पीरियड इज, तो इसका हमें टाइम पीरियड बताना है कि क्या होगा। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। एक हमारे पास पार्टिकल है और वह पार्टिकल जो है वह एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है, x इज इक्वल टू a cos n t प्लस b sin n t, तो इसका हमें टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों का डेरिवेशन तो करा नहीं सकता, क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर डिस्कस करने हैं तो हमें तेजी से लेकर चलना होगा। और अगर आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग सभी क्वेश्चन को, आप लोग सभी लेक्चर को देखेंगे तो आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी 50%। क्योंकि अभी मैकेनिक्स में पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं कर पाया हूं, लेकिन बहुत ही जल्द उसे स्टार्ट करना है। ओके, तो यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं कि इसका जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया है, तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वह 2π/n होगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, यहां पर बोला जा रहा है कि द स्पीड v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारे पास जो एक्सिस होते हैं वहां पर एक्स एक्सिस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 8bx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12v स्क्वायर। ओके, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है वह जो मोशन कर रहा है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में इसका सेंटर कहां पर होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो सेंटर होगा वो x इज इक्वल टू 4b पर होता है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। एक बात और ख्याल रखिएगा, जो ऑप्शन आप सभी को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं टिक किए हुए, वो जरूरी नहीं है कि करेक्ट हों, क्योंकि बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड किया जाता है, तो हो सकता है वो बच्चे कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए, जो भी मैं ऑप्शन में बताऊंगा उन्हीं को करेक्ट मानकर चलते हुए रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द, पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें वेलोसिटी कहां पर सबसे अधिकतम होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सेंटर ऑफ फोर्स, दूसरा ऑप्शन है एंड ऑफ एम्पलीट्यूड, तीसरा ऑप्शन है मिड ऑफ सेंटर एंड, और चौथा ऑप्शन है NOT। तो काफ़ी बच्चे जो कि स्वाभाविक सी बात है कि सेंटर ऑफ फोर्स पर टिक करेंगे और वहीं पर ही गलती कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका जो वेलोसिटी होता है वह मैक्सिमम सेंटर ऑफ फोर्स पर नहीं बल्कि सेंटर ऑफ मोशन पर होता है, या फिर मैं कहूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मैं कहूँ मीन पोजीशन पर सबसे अधिक होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे। और जो सेंटर ऑफ फोर्स होता है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे शब्दों में कहें तो। इसलिए यहाँ पर तो हमारे पास सेंटर ऑफ मोशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन कहीं भी ऑप्शन में देखने को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि चारों ऑप्शन में से, तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, तो चौथे पर हम टिक कर दिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि इफ ए पार्टिकल इज कंपेल्ड टू मूव अलोंग ए गिवन कर्व और ए सरफेस, ठीक है, देन द मोशन इज कॉल्ड, तो इस सिचुएशन में हम उस मोशन को क्या कहते हैं। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंस्ट्रेंड मोशन। ओके, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग वैसे कंस्ट्रेंट मोशन का आप सभी को डिफिनीशन याद होना चाहिए, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि ए हैवी पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस a फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट विथ वेलोसिटी u, द लीस्ट वैल्यू ऑफ u फॉर डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट सर्कल। हमें u का वह वैल्यू पता करना है जिस पर वह कंप्लीट सर्कल को क्या करे, डिस्क्राइब कर दे, ये बात पूछी जा रही है।
आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि u इज इक्वल टू हमारे पास √4az होता है। जहाँ पर हमारे पास a बताया गया है, g भी बताया गया है क्वेश्चन में, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बोला जा रहा है कि ए पार्टिकल फॉल डाउन a cycloid starting from CUSP. If m is the mass of the particle, then the pressure on the curve at vertex is equal to। अब इस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर घुमा दी जाती हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि हमें वर्टेक्स पॉइंट पर, जो वर्टेक्स हमारे पास होता है, उस पर कर्व का हमें प्रेशर बताना है कि कितना होगा, कितने के बराबर होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 2 mg पर होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि इफ़ ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व, जो कि कर्व कुछ इस प्रकार है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंडर ए फोर्स एफ टू द पोल देन द लॉ ऑफ फोर्स इज। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ फोर्स होगा, यानी कि हमारे पास जो फोर्स होगा वह किसके प्रोपोर्शनल, या फिर यहाँ पर ऑप्शन में बोला गया है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या हुआ है, r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर r के पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या r रेज टू द पावर 5 का, या r रेज टू द पावर 6 का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि f जो हमारे पास है वह r के पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बोला जा रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स इन एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए under the central force directed towards focus of the ellipse, then the velocity v at any point of the path is। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कई यूनिवर्सिटियों में, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और इस ऑप्शन को ही मैं तो कहूँगा रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जो हमारी वेलोसिटी होती है वह v², उसका जो एक्सप्रेशन होता है वह होता है v² इज इक्वल टू म्यू इंटू 2/r-1/a होता है, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर डेरिवेशन करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर एक डेरिवेशन एक वीडियो का डिमांड करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में तो कराना मुश्किल ही है, ओके। तो इसलिए मैं तेजी से लेकर चल रहा हूँ और सभी ऑप्शन पर बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स आप सभी को डिलीवर किए जा रहे हैं, उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल falling vertically downward in a resisting medium is, यहाँ पर हमारे पास m और यहाँ पर x का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू mg माइनस m/v² हमारे पास दिया गया है, ठीक है। इफ़ v इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हमारे पास जो v है वह टर्मिनल वेलोसिटी होगा, तो उस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास k होता है वह g/v² के बराबर होता है ऐसे सिचुएशन में, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस फोर्स इज, हमारे पास जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वह किसके बराबर होता है। क्या वह कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स होता है वह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास बोला जा रहा है कि ए पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट इन द रेजिस्टिव मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी के तौर पर बात की जा रही है ना, वेलोसिटी के स्क्वायर पर नहीं बात की जा रही है, ठीक है। इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इस सिचुएशन में हमारे पास मोशन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर पर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से वेरी करता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास फाइनल टर्म मिलता है वह m/v² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी से बोला गया है, यानी कि m/v होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में हमारे पास m/v है। तो यहाँ पर तो फिलहाल चारों ऑप्शन में है। अच्छा गेम खेला है। बात करते हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 9, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, बस यहाँ पर इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो डी ऑप्शन है वही राइट होगा, यानी कि m इंटू d2x/dt² इज इक्वल टू mg माइनस m/v होता है, ओके।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 तो दिख ही नहीं रहा है सही से, ठीक है, तो फिलहाल लेकिन चलो कुछ चीज़ें दिख सकते हैं, हाँ चलो शायद थोड़ा बहुत क्लियर है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट द पॉइंट, हमारे पास पार्टिकल का जो हमारे पास पॉइंट है P, जहाँ पर r, थीटा और फाई हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पर हमें एक्सेलरेशन पर बात करना है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमारे पास एक प्लेन दिया गया है। अब ये प्लेन क्या लिखा गया है, अच्छा ZOP लिखा गया है। ZOP इन द डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग इज, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि यह एक डेरिवेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा गया है 1/r साइन थीटा इंटू डी अपॉन में dt इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई बाई dt होता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए यहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पर वैसे स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन देना चाहिए था, लेकिन ये लोग पहले ही बच्चों को डीमोटिवेट कर दे रहे हैं, उसके बाद आप सभी को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फिर से आप सभी को अभी मैकेनिक्स के देखने वाले हैं क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि मैं कई बार कहूँ कि आप सभी के एग्जाम में गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, जो हमारे पास लिखा गया है वह किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है, ये बात पूछी जा रही है। कौन से डिफरेंशियल हाँ, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उस सिचुएशन में अगर y रेज टू द पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, तो वह किस पार्ट का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आप सभी को एक कंडीशन बताया था कि 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू अगर 0 होता है तब हम सपोज करेंगे कि ई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स जो होता है वह उसका एक सोल्यूशन के तौर पर हम सपोज करते हैं और उसे सेटिस्फाई कराते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, हमारे पास एक कह सकता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास दिया गया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हमें बताना है कि यह किसका सोल्यूशन है या फिर किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यह क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। आप लोग अगर जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो वहां पर आपको लेक्चर मिलेगा, और मैं आप सभी को यह लेक्चर प्रोवाइड किया था आई थिंक BSc 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वाले लेक्चर में प्रोवाइड किया था। तो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका भी जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालें, सिंगल डेरिवेटिव निकालें और इस इक्वेशन में रखेंगे तो यह राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि यह जो हमारे पास इक्वेशन है यह किस नाम से जाना जाता है। क्या यह बेसल इक्वेशन है, लेजेंड्रे इक्वेशन है, हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन है या फिर NOT है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है लेजेंड्रे इक्वेशन। इसी इक्वेशन को तो ही हम लेजेंड्रे इक्वेशन कहते थे, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैं ऑलरेडी यह बात बता चुका हूं कि जो हमारे पास लेजेंड्रे फंक्शन है, बेसल फंक्शन है, इसमें जो हमारे पास थ्योरम्स है, रॉड्रिगस फार्मूला था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाया हूं। आई थिंक इसमें मैं आप सभी को 15 लेक्चर प्रोवाइड किया था, तो आसान थोड़ी होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि हमारे पास एक इंटीग्रल दिया गया है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन में है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उतना क्लियर नहीं है, इसलिए हम राइट हैंड साइड पर बात कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन, ठीक है। वैसे यहाँ पर C ऑप्शन में जो हमारे पास लिखा गया है वो 2/2n-1 लग रहा है, लेकिन जबकि 2n+1 होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो C इज इक्वल टू 2/2n+1 लिखा गया है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बात ख्याल रखिएगा, देखो यहाँ पर जो बच्चा मतलब सेंड किया है मुझे क्वेश्चन पेपर, उसमें थोड़ा सा मतलब फोटो क्लिक करने में डिस्टर्बेंस हो चुका है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखे ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल C ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इस साइड हमें दिख रहा है। आइए बात करते हैं, रॉड्रिगस फार्मूला आ ही गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रॉड्रिगस फार्मूला क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो मैं आप सभी को कई बार पढ़ा चुका हूँ रॉड्रिगस फार्मूला, तो इसे तो फिलहाल मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। इसका जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि PNX, ठीक है। 1/2n 2n होता है एंड इंटू फैक्टोरियल n होता है, इंटू हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ x² स्क्वायर -1 के पावर n हमारे पास जो होता है उसका हमें x के रिस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल आप सभी को ये सभी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि हमारे पास एक्चुअली ये भी हमारे पास बेसल फंक्शन से एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या बात बोली जा रही है कि n
एंड इंटू हमारे पास जे एन एक्स जो होता है माइनस एक्स इंटू जे एन प्लस वन एक्स का वैल्यू क्या होगा। मैं आप सभी को पढ़ाया हूँ इस चीज़ के बारे में, काफ़ी अच्छे से बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल फंक्शन वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास सी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि एक्स इंटू जे डैश एन ऑफ एक्स होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, थोड़ा आप तेजी से हम लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास जे ऑफ जो एन का वैल्यू है वो है -1/2 दिया गया है, ऑफ एक्स का हमें वैल्यू बताना है। तो मैं आप सभी को इसको प्रूव भी कराया था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया भी था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। यहाँ पर बोला जाएगा कि जो इसका जो हमारे पास वैल्यू होगा वो √2 अपॉन में होता है पाई एक्स, ओके, एंड इनटू कॉस एक्स होता है। मैं इस चीज़ को प्रूव भी करा चुका हूं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर भी हमारे पास एक बेसल फंक्शन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए ऑप्शन है वही राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वह होता है x⁻n इंटू JN-1 ऑफ एक्स होता है, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका डिग्री कितना होगा, ये बात हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस पेपर में, तो आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन हैं, जबकि 5 से 6 क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका डिग्री अगर हमें बताना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हमें पावर देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है, del 2z अपॉन में del x स्क्वायर हमारे पास लिखा गया है, और यहाँ पर भी हमारे पास del 2z अपॉन में del x इंटू del y लिखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों ही केसेस में हमारे पास डिग्री पावर 1 है, इसलिए हमारे पास डिग्री क्या होगा, 1 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछा जा रहा है, और इस एग्जाम से पहले वाले दिन मैं आप सभी को यही लेक्चर प्रोवाइड भी किया था कि लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन अलग होता है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। और जो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो होता है आप सभी के सामने ये रहा, dx अपॉन में p इज इक्वल टू dy अपॉन में q इज इक्वल टू dz अपॉन में r होता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इज, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ q इज इक्वल टू 3p स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम b इज इक्वल टू निकालें तो 3a स्क्वायर मिलेगा, ओके। तो 3a स्क्वायर, और हमारे पास इसमें तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है क्या। हमारे पास अगर हम मान लेते हैं q इज इक्वल टू b रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस सिचुएशन में हमारे पास मिलेगा 3a स्क्वायर, और जो हमारे पास फार्मूला होता है z इज इक्वल टू होता है ax प्लस by, तो हमारे पास by का वैल्यू हो जाएगा 3a स्क्वायर y, एंड प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट या फिर मैं कहूँ c आता है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो फिलहाल तो कोई ऑप्शन सही दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, जबकि ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, ओके। तो फिलहाल ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और इसमें कोई भी 2 ऑप्शन, फिलहाल इसमें तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पर ये क्वेश्चन गलत है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 गलत है, जबकि आंसर कुछ और आना चाहिए, जो मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा भी चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास बोला जा रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जो कि आप सभी को लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेस पर दिया गया है। तो इसका हमें सोल्यूशन बताना है, तो मैं आप सभी को फिलहाल डायरेक्ट ही बता देता हूँ। वैसे अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से पहले स्टेप में आप निकाल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 हमारे पास मिलता हुआ नजर में आएगा, ठीक है। एक इंटीग्रल, तो यही हमारे पास करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है। फिलहाल ऑप्शन तो कुछ क्लियर दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन तो फिलहाल कुछ क्लियर दिख नहीं रहे हैं बच्चों लोग, तो यहाँ पर लेकिन ए ऑप्शन हमारे पास कुछ क्लियरिटी है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर del 2u अपॉन में हमारे पास लिखा गया है del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर, एंड del 2u अपॉन में del t स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास दिया गया है एक इक्वेशन और बोला जा रहा है कि इसका क्या नाम होगा। तो ये इक्वेशन में आप सभी को बताया ही था कि ये क्लारट्स फॉर्म का ही एक हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 का आप सभी को ऑप्शन पता चल गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यहाँ पर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और इसका हमें सोल्यूशन बताना है। तो आप लोगों को सोल्यूशन का प्रोसेस तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो फिलहाल ऑप्शन पर डायरेक्ट बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग कर भी सकते हैं, मैं आप सभी को प्रोसेस बताया हूं। ठीक है, आप लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर तो आपको पता चल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा? पैराबोलिक, एलिप्टिक, हाइपरबोलिक या सर्कुलर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा, एक हमारे पास फार्मूला होता है, आप सभी को अभी मैं पूरी तरीके से पढ़ा तो नहीं पाया था। एक फार्मूला होता है b² - 4ac और ये अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, लिख लो आप चाहो तो कहीं पर लिख लो, अभी कॉपी पेन उठाओ लिखो, b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हाइपरबोला बनेगा, अगर इज इक्वल टू 0 हुआ तो इस सिचुएशन में पैराबोला बनेगा, और अगर लेस देन 0 हो गया तो इस केस में हमारे पास यह इलिप्स बनता है। ठीक है, ओके, पहला हाइपरबोला, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स बनता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास b का वैल्यू क्या हो है, मैं आप सभी को सभी चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास 1 मिलेगा और यहाँ पर भी हमारे पास 1 मिलेगा, और एक क्या हमारे पास मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो b² का वैल्यू होगा वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास b का वैल्यू तो कहीं दिख नहीं रहा। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास -4ac होता है, तो 4 × a का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया और b का वैल्यू -1 हो गया। तो इस सिचुएशन में ओवरऑल हमारे पास 4 मिल रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, यानी कि हाइपरबोलिक का केस बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार आप सभी के सामने है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इज कॉल्ड एलिप्टिक, इसे हम कहते हैं कि यह एलिप्ट है या फिर एलिप्स का निर्माण करता है। कैसे सिचुएशन में मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ, b² - 4ac। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि b का वैल्यू हमारे पास कैपिटल S है, a का वैल्यू कैपिटल R है और c का वैल्यू कैपिटल T है। ठीक है, तो लेस देन 0 होने के केस में हमारे पास क्या होता है? इलिप्स का निर्माण करता है। ओके, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 13th नंबर। अब आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है r - t = 0। ओके, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप निकालना जानते होंगे प्रोसेस तो आपको सब कुछ पता होगा, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे। और क्वेश्चन भी यहाँ पर फंसाने लायक दिया भी गया है क्योंकि 2 ऑप्शन आप सभी के सामने ऐसे हैं जो कि लगेगा आपको कि सही हैं और इन्हीं में से कोई एक सही भी होगा। तो मैं फिलहाल आंसर बता देता हूं आप सभी को, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x + y = c1 मिलेगा एंड x - y = हमारे पास c2 मिलेगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है, यहां पर क्या बात बोली जा रही है, क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ब्राइटनेस कम हो गया क्या, चलो आ गया। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, बोला जा रहा है कि कौन सा लीनियर होगा, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है, मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों लोग, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो उन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर अगर हम बी ऑप्शन पर बात करते हैं तो यहां पर देखो स्क्वायर लिख दिया गया है, तो ये तो हमारे पास पहले ही कैंसिल आउट हो गया क्योंकि लीनियर में हर एक टर्म का पावर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। और अगर यहां पर देखा जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया है जो कि होना नहीं चाहिए, तो इस सिचुएशन में ये भी गलत हो गया। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी पर, तो यहां पर देखो पावर 1 भी है और कहीं पर कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में कहीं पर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा। और मैं आप सभी को इस ऑप्शन को भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल के तौर पर लिखवाया भी था। ठीक है, तो इसलिए 31 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ चला गया क्वेश्चन, आते हैं कहाँ चला गया देखते हैं, 31 हो गया है ना। ये बात करते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ब्लर है, क्लियर भी नहीं है।
32 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरिटी कम है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर एंड इंटू जेड इज इक्वल टू हमारे पास 0 लिखा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। डी की जहाँ पर हमें यम रखना होता है और डी डैश की जहाँ पर हमें 1 रखना रहता है, और इस प्रकार आपको सोल्यूशन मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 32 नंबर के क्वेश्चन पर हमारे पास जो डी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा, यानी कि एक हमारे पास केस मिलेगा फाई ऑफ वाई प्लस एक्स एंड एक हमारे पास मिलेगा एक हमारे पास मिलेगा x इंटू फाई टू एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा। ओके, अगर कोई मतलब कोई क्वेश्चन मैं गलत बता देता हूँ तो आप लोग कमेंट करके उसे सही करा दीजिएगा। ठीक है, वैसे चलिए बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है? 33 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें ना तो क्वेश्चन ही क्लियर दिख रहा है, ना ही ऑप्शन ही क्लियर दिख रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि 33 नंबर का क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन ही क्लियर है, ना तो ऑप्शन ही क्लियर है। तो बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, और इसका जो इक्वेशन दिया गया है वो आप सभी के सामने लिखा गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर भी सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के एक्स इंटू फाई ऑफ वाई प्लस एम एक्स होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, आते हैं, एक मिनट, हाँ आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आप सभी के सामने है। यहाँ से अब मैकेनिक्स शुरू होता है। अभी जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया वो डिफरेंशियल इक्वेशन से थे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस हैं F1 एंड F2, ठीक है, आर एक्टिंग अलोंग AB एंड CD। देयर रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास है वह F1 प्लस F2 है, पासेस थ्रू G, और वो क्या कर रहा है, G से गुजर रहा है, और वह जो G है वह डिवाइड करता है A और C को। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, क्योंकि F1 रेशियो F2 जो है वह इंटरनली होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी, ठीक है, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, इसे इक्विलिब्रियम में रखा गया है, दे मस्ट, तो वो क्या होंगे, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि मीट इन अ पॉइंट होगा। ठीक है, वो एक पॉइंट पर क्या करते हैं, मिलते हैं। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 हो गया, 37 पर बात करते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 वेटलेस रॉड, हमारे पास वेटलेस रॉड हमारे पास ऑफ इक्वल लेंथ, दो मतलब 5 ऐसे रॉड्स दिए गए हैं जो लेंथ में इक्वल हैं और वेटलेस भी हैं, आर ज्वाइंट टुगेदर, वे ज्वाइंट किए गए हैं टुगेदर, सो एज टू फॉर्म ए रॉम्बस, यहाँ पर हमारे पास रॉम्बस दिया गया है ABCD, अ वेट W बी अटैच्ड टू C एंड दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम A, देन द थ्रस्ट इन द रॉड BD इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है W अपॉन में √3। ये पूरा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसका पूरा डेरिवेशन तो फिलहाल करा नहीं पाऊंगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है, क्योंकि अब पूरे 50 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करना है, तो हर एक क्वेश्चन तो एक पूरा लेक्चर ही डिमांड करेगा। तो ऐसा सिचुएशन में तो 50 वीडियो हो जाएंगे, तो फिलहाल नहीं हो पाएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कहाँ चला जा रहा है बार बार, कितने क्वेश्चन हो गए, 37 हो चुके हैं। ठीक है, 38 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, तो ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पर। टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड AC, ईच ऑफ लेंथ 2B, आर फ्रीली ज्वाइंड टू at A and rest on a smooth circle of radius A, so that 2 theta is the angle between them, then what? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिलहाल ऑप्शन ए ही होगा। इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो है B इंटू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू A कॉस थीटा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पर। अरे यार कहाँ चला जा रहा है बार बार,
39 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है कि एन एंडलेस चैन ऑफ वेट डब्ल्यू रेस्टेस इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर बैंड राउंड ए स्मूथ वर्टिकल कोन विथ इट्स वर्टेक्स अपवर्ड। यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो अपवर्ड के सहायता से दिया गया है। इफ 2 अल्फा इज द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन देन द टेंशन टू बी चेन ड्यू टू इट्स वेट क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा, यानी कि 1/2 पाई इंटू डब्लू इंटू कॉट अल्फा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। 40 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, आप सभी के सामने ये रहा। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि टेंशन एट एनी पॉइंट, हमारे पास किसी भी पॉइंट पर टेंशन देखो कैटनरी एक हमारे पास, या कैटनरी से क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है यहाँ पर। तो कैटनरी है हमारे पास, उस पर एक पॉइंट है जहाँ पर एक्स और वाई उसका कोऑर्डिनेट है, तो उस पर टेंशन कितना होगा ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी कि W इंटू वाई होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 41 नंबर का ये रहा। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन तो प्रूव करने के लिए भी बोला जाता है। अगर आप लोग फार्मूला याद किए होंगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है किसी भी कैटेगरी का, वो होता है S इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ डेप्थ सी बिलो द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी, यहाँ पर कैटनरी का इक्वेशन दे दिया गया है, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा उस सिचुएशन में जो हमारा डेप्थ सी है। ठीक है, तो उसे हम फिलहाल बता देते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा, हाँ चलो यहाँ पर ऑप्शन में बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ कैटेनरी वह कहलाता है। ठीक है, फिलहाल अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आता है 43 नंबर का क्वेश्चन। इन द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज। ठीक है, इन दी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर बात कर रहा है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी भी बॉडी का वह कितना होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी कि मिनिमम होता है बच्चों लोग। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ स्फीयर, द स्फीयर रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर इज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन NOT। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं, यहाँ तो न्यूट्रल भी है ना, तो यहाँ पर न्यूट्रल ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि जो हमारे पास स्फीयर का इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, मुझे लगा न्यूट्रल नहीं दिया गया है। फिलहाल बात करते हैं 44 नंबर का, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास 3 फोर्सेस दिए गए हैं PQR एक्टिंग अलोंग 3 स्ट्रेट लाइन, और उनके इक्वेशन आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, इफ दीज फोर्सेस रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, अगर हम इन सभी फोर्सेस का एक सिस्टम बनाते हैं और उसे एक फोर्स के द्वारा, सिंगल फोर्स के द्वारा रिड्यूस्ड कर देते हैं, एक्टिंग एट O, एक पॉइंट है O पर हमारे पास एक्टिंग हो रहा है इनका, एंड अ कपल G, हमारे पास G दिया गया है कपल, देन क्या होगा, क्या x हमारे पास Q के बराबर होगा, x जो है वह P के बराबर होगा, x इज इक्वल टू R होगा, या x इज इक्वल टू Q होगा। ठीक है, तो फिलहाल चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि x इज इक्वल टू P, y इज इक्वल टू Q और z इज इक्वल टू R होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि दी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स इज। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशन तो आप सभी को याद होगा, ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, R इज इक्वल टू 0 होता है और G इज इक्वल टू 0 होता है। बात करते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो दिया गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ ए फोर्स एंड कपल R, K इज कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं रेंज। ठीक है, क्या कहते हैं, रेंज। ओके, बात करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पर। 48 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए सर्कल ऑफ रेडियस R, हमारे पास एक सर्कल है जिस पर हमारे पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, R है। ठीक है, विथ है सेंटर एट पोल, ये जो हमारे पास सेंटर है वह किस पर है, पोल पर है। देन दी रेडियस रेडियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर रेडियस एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रेडियल एक्सेलरेशन होगा, इज गिवन बाय कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम सर्कल पर बात कर रहे हैं तो सर्कल का पोलर इक्वेशन तो R इज इक्वल टू K होगा। ठीक है, प्लस माइनस K होगा, यानी कि K होगा और उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन के फार्मूला होता है R डबल डॉट माइनस R इंटू थीटा का
थीटा डॉट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये तो 0 हो गया, तो यही हमारे पास केवल बच रहा है, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए पॉइंट पी डिस्क्राइब विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट ओ द इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर थीटा, ओ बीइंग द पोल ऑफ स्पाइरल द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ पी इज करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। ओके, बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर, जो आप सभी के इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम टी हमसे बोला गया है, ठीक है। तो अगर निकालना है तो बहुत ही आसान सा है, यहाँ पर ए टी स्क्वायर इन कैप आई प्लस 2at कैप जे हो जाएगा। फिर इससे हमारे पास यह एक्स इज इक्वल टू मिला है, इसे हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये तो करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे सभी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड करने के लिए उसका मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि 2a√t² + 1 होगा। ओके, तो ये हमने बात कर लिया कि हमारा जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है उसके क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस कर लिया, बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। जो भी बातें ना समझ में आई हो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आप सभी को करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपके भी एग्जाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो या सब्जेक्टिव पैटर्न पर हो, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनके आंसर की या उनके सोल्यूशन को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सभी को ज्वाइन करिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।